डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 56, डेविल डू यू लव मी। अथर्व अभी भी मन्नत को काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। मन्नत की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर अथर्व उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। काफी देर बाद जब अथर्व को लगा कि अब मन्नत बेहोश होने वाली है, उसने मन्नत के होठों को अपने होठों की तरफ से आज़ाद किया। अथर्व के छोड़ते ही मन्नत गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अथर्व ने मन्नत के खूबसूरत चेहरे को देखकर बेहद जुनूनियत भरी आवाज में कहा, तुम रो क्यों रही हो स्वीट हार्ट। मन्नत ने आंसू भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आई हेट यू। आई हेट यू। आप सबसे ज्यादा बुरे हैं। आप सिर्फ मुझे तकलीफ देते हैं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, आई डोंट केयर कि तुम्हें मुझसे नफरत है या प्यार। जो भी है, तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ मेरे साथ रहना है, समझ आया। तो अगली बार से किसी को भी अपने करीब आने देने की कोशिश मत करना, वरना अगले ही पल उस इंसान की लाश तुम्हारे सामने पड़ी होगी। उसके इतने टुकड़े होंगे कि तुम दिन भी नहीं पाओगी। तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हारा प्यारा भाई भगवान के पास चला जाए। कहते हुए अथर्व मन्नत के गालों को सहलाने लगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मन्नत की आंखें घबराहट से बड़ी हो गईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके मेहर भाई को कुछ हो जाए। मन्नत ने रोते हुए कहा, क्यों? आप क्यों हमारे साथ यह सब कुछ कर रहे हैं? आप पहले खुद हमें छोड़कर चले गए, और अब जब हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो क्यों वापस आए हैं आप? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने झटके से मन्नत को पलटकर अपने ऊपर किया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर कहा, अथर्व राठौर किसी को जवाब नहीं देता। मन्नत, तुम्हें भी नहीं, इसलिए तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती। 6 साल तुमने आज़ादी से बीता लिए। तुम्हें मैं आज़ाद करके गया था ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको, पर अब तुम्हें दोबारा मेरे पिंजरे में कैद होना होगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने गुस्से से कहा, हमें आपके पिंजरे में आने का कोई शौक नहीं है। ना हम आपके पिंजरे में आएंगे और ना आपकी जिंदगी में। हम आपसे इतना दूर चले जाएंगे कि आप चाह कर भी हमारे पास नहीं आ पाओगे। मन्नत ने गुस्से से अथर्व की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। उसकी नीली नीली आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। वहीं मन्नत की बात सुनकर अथर्व के हाथ, जो कि धीरे धीरे उसके बालों में चल रहे थे, उनकी पकड़ मन्नत के बालों पर मजबूत हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, गुस्सा क्यों दिलाती हो मन्नत? क्यों? कितनी बार कहा है मुझसे दूर जाने की बात अपनी जबान पर लाने के बारे में सोचना भी मत, पर लगता है कि तुम्हें मेरा गुस्सा बहुत पसंद है। कहते हुए अथर्व ने दोबारा मन्नत को पलटकर अपने नीचे किया और उसके ऊपर आ गया। मन्नत ने अथर्व को धक्का देते हुए कहा, उठो, हाथी जैसा वजन है आपका, क्या आप हमें दबाकर मारना चाहते हो? अथर्व ने मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर दबाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें इतनी जल्दी मरने की इजाजत नहीं है। अभी तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करनी है, हमारी हसीन रात स्पेंड करनी है, तो तुम इतनी जल्दी मरने के बारे में कैसे सोच सकती हो? और मैं तुम्हें मरने कैसे दूंगा? कहते हुए अथर्व ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और मन्नत की गर्दन पर किस करने लगा। मन्नत को अपने पेट में अजीब सी गुदगुदी होती हुई महसूस हो रही थी। वह अपने निचले होंठ को काट रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, डेविल, मत करो ना, प्लीज। मन्नत की बात सुनकर भी अथर्व नहीं रुका। वह धीरे धीरे मन्नत की गर्दन से होता हुआ उसकी कॉलरबोन तक अपने होंठ चलाने लगा। मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई सारी बटरफ्लाइज उसके पेट में उड़ रही हों। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, डेविल डू यू लव मी। मन्नत ने जैसे ही अथर्व से सवाल किया, अथर्व के होंठ, जो कि उसके कॉलरबोन पर चल रहे थे, अचानक से रुक गए। अगले ही पल अथर्व ने मन्नत के कॉलरबोन पर जोर से काटा और अपना चेहरा ऊपर उठाकर मन्नत की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आई डोंट बिलीव इन लव मन्नत। कहते हुए अथर्व दोबारा मन्नत की गर्दन पर किस करने लगा। वही मन्नत, जिसके चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद थी कि अथर्व हाँ कहेगा, अथर्व का जवाब सुनते ही उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, जब प्यार नहीं करते तो करीब क्यों आते हो? क्या हम आपके लिए इस्तेमाल करने की चीज़ हैं? क्या आप हमें बस टाइम पास समझते हो? क्या आप हमें अपनी मिस्ट्रेस? मन्नत ने इतना कहा ही था कि अथर्व की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। अगले ही पल अथर्व ने मन्नत को बालों से पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अथर्व की आवाज़ हद से ज़्यादा डरावनी हो गई थी। उसकी लाल आंखों को देखकर मन्नत को ऐसा लगा जैसे वह सांस नहीं ले पाएगी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, तभी अथर्व ने उसकी गर्दन दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में इतनी घटिया बात कहने की? अथर्व जैसे गुस्से से पागल हो गया था। वह काफ़ी मजबूती से मन्नत की गर्दन को दबा रहा था। मन्नत अपने दोनों हाथों से अथर्व को दूर धक्का देना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद के बारे में इतनी घटिया बात कहने की? तुम सिर्फ मेरी हो, खुद के बारे में गलत बोलने का हक मैंने तुम्हें भी नहीं दिया। तुमने खुद को मेरी मिस्ट्रेस कहने की हिम्मत कैसे की? कहते हुए अथर्व और मजबूती से मन्नत की गर्दन दबा रहा था। मन्नत की आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही थीं। उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। उसकी नीली आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाएगी। मन्नत सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अब कुछ कहने की कोशिश की,
पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। अथर्व तो जैसे गुस्से से पागल हो गया था। वह अभी भी मन्नत की गर्दन दबा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि मन्नत की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। यह एहसास होते ही अथर्व ने उसकी गर्दन को छोड़कर मन्नत के चेहरे की तरफ देखा। मन्नत का चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। इस बात का एहसास होते ही अथर्व के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन नजर आने लगे। उसने मन्नत के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, मन्नत आंखें खोलो। कहते हुए उसके गाल थपथपाने लगा, पर मन्नत की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कहते हुए अथर्व जोर जोर से मन्नत को हिलाने लगा, पर अभी भी मन्नत की बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अथर्व ने मन्नत के होठों की तरफ देखा और अगले ही पल उसका मुंह खोलकर उसे मुंह से सांस देने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक ऐसा करने के बाद भी मन्नत ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। अथर्व ने एक झटके से मन्नत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाथरूम में आ गया। उसने ठंडे पानी का शावर ऑन किया और मन्नत को दीवार से लगाकर उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों के ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था। मन्नत की बंद आंखें देखकर अथर्व को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मन्नत अपनी आंखें खोलो। ठंडा पानी काफी देर तक गिरने के बाद मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका पूरा चेहरा सूख चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए हो। अपने सामने खड़े अथर्व को देखते ही मन्नत की आंखें घबराहट से बड़ी हो गईं। वह गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने घबराते हुए कहा, नहीं, हमें मत मारना। कहते हुए मन्नत अथर्व से दूर जाने की कोशिश करने लगी। अथर्व ने एक झटके से मन्नत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर गले से लगाते हुए कहा, डरो मत मन्नत, मैं कुछ नहीं करूंगा। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। मन्नत भी अथर्व की बाहों में जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अथर्व के सीने पर मरते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। आप सबसे बुरे हो, आपने हमारी गर्दन दबाई, आप हमें मारना चाहते थे। मन्नत रोते हुए अथर्व से लगातार शिकायतें कर रही थी, पर अथर्व कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने बस मन्नत को मजबूती से गले से लगाया हुआ था, जैसे वह खुद को यकीन दिला रहा था कि उसकी मन्नत उसके साथ है, सही सलामत है, उसकी बाहों में है। मन्नत भी आखिर में उसे मार मार कर थक गई और उसकी बाहों में ही रोती रही। दूसरी तरफ एक आलीशान मैंशन में एक 27 साल का आदमी सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके हाथ में इस वक्त सिगार थी। उसके सामने ही एक 75 साल के आसपास और 55 साल के आसपास के दो आदमी बैठे हुए थे। उन दोनों ने उस 27 साल के लड़के की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो और कितना वक्त लगेगा? अपने सामने बैठे आदमी की बात सुनते ही वह लड़का हंसने लगा। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, कितना वक्त लगेगा से क्या मतलब है? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं उसका किडनैप कर लूं, उसके साथ जबरदस्ती करूं, या फिर कुछ और? उस लड़के की बात सुनकर 55 साल के आदमी ने इरिटेट होते हुए कहा, राघव, आप गलत समझ रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कब तक उस कॉलेज में प्रोफेसर बनकर रहने वाले हैं? कोई ज़रूरत नहीं आपको वहाँ पर इस तरह से फालतू के काम करने की। जब हम हमारे मकसद को ऐसे ही अंजाम दे सकते हैं। वह वापस आ चुका है, अब हमें और भी सावधानी से काम करना होगा, वरना वह क्या कर देगा इसका उसे खुद पता नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं? 55 साल के आदमी की बात सुनकर सामने बैठा इंसान, जिसका नाम राघव था, उसने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर जोशी, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बस कुछ और वक्त, उसके बाद चिड़िया खुद मेरे जाल में फंसने के लिए आ जाएगी। और वह क्या है ना, राजा की जान तोते में होती है, पर इस राजा की जान चिड़िया में है। और चिड़िया जब तक खुद हमारे पास नहीं आती, राजा को तकलीफ नहीं होगी, और जब तक राजा को तकलीफ नहीं होगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। राघव की बात सुनकर उसके सामने बैठे 75 साल के आदमी ने कहा, आप जानते हैं ना कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 15 दिन बाद अंडरवर्ल्ड में मीटिंग है और उस वक्त तक अगर हमारे हाथ उसकी कोई कमजोरी नहीं लगी तो इस बार भी हम हार जाएंगे, और हम अभी तक हमारी पिछली बार की बेइज्जती को भूल नहीं पाए हैं। कहते हुए उस 75 साल के आदमी के चेहरे पर हद से ज़्यादा नफरत और गुस्सा नजर आने लगा। उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठा लड़का अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने सिगार को साइड में फेंकते हुए कहा, डोंट वरी दादाजी, आपकी बेइज्जती का बदला आपका ये पोता जरूर लेगा। कहते हुए वह लड़का वहां से निकल गया। तभी पीछे से 55 साल के आदमी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने पीछे पलटकर एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, कॉलेज, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहते हुए वह आदमी वहां से चला गया। वही अथर्व के रूम में मन्नत इस वक्त चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उसने एक ओवरसाइज टी शर्ट डाली हुई थी। उसका पूरा चेहरा काफी क्यूट लग रहा था। शायद वह अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। उसके गले पर अभी भी अथर्व के गले पकड़ने की वजह से लाल निशान पड़े हुए थे। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर अथर्व को देख रही थी, जो कि बाथरूम से क्लोजेट तो कभी अलमीरा के पास जा रहा था। अथर्व को देखने में उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे 6 साल पहले वह अथर्व के साथ उसके ही रूम में रहती थी। कैसे अथर्व उसका छोटे से बच्चे की तरह ध्यान रखता था, उसकी हर एक डिमांड को पूरी करता था, और जब भी वह कोई गलती करती थी उसे पनिशमेंट देने के लिए वह पहले ही रेडी रहता था। मन्नत अभी भी अथर्व को घूर रही थी। तभी अथर्व ने पलटकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो,
कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। कहते हुए अथर्व के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अथर्व ने अपने टॉवल को साइड में रखकर मन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है मन्नत? कहते हुए अथर्व बेड के पास आ गया था। मन्नत को भी यह एहसास हो गया था। वह अपने निचले होंठ को काट रही थी। उसने अथर्व को अपनी तरफ आते हुए देखा और कहा, कैसा भी नहीं है, हमें अपने घर जाना है। कहते हुए मन्नत बेड से उतरकर भागने ही वाली थी कि अथर्व ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तो कैसा है? एपिसोड 57 डोमिनेटिंग अर्थ व इट्स वार्निंग बेब। मन्नत बेड से उतरकर भागने ही वाली थी कि तभी अथर्व ने झटके से मन्नत को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तो कैसा है? जवाब दो मन्नत। कहते हुए अथर्व के होंठ मन्नत के कानों के पास चल रहे थे। मन्नत को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, प्लीज लीव मी, हमें कॉलेज जाना है, हमें छोड़ो। कहते हुए मन्नत अथर्व की बाहों में कसमसाने लगी। अथर्व ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, पहले जवाब दो, मुझे क्यों देख रही थी तुम? अथर्व का सवाल सुनकर मन्नत ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, वह आप पहले से ज्यादा खराब दिखने लगे हो, इसलिए हम आपको देख रहे थे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने मन्नत का चेहरा अपने सामने करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ऐसा है? अथर्व ने काफी सैर्केस्टिक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मन्नत अपने निचले होंठ को काटने लगी। आखिर वह अपने सामने खड़े इतने हैंडसम इंसान को बदसूरत कह रही थी, क्या यह मजाक से कम था? अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखा और एक झटके से उसकी कमर को छोड़ दिया। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व ने कहा, क्लोजेट में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ। कहते हुए अथर्व रूम का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अथर्व के जाते ही मन्नत ने खुद से कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? जब आप हमसे प्यार नहीं करते तो क्यों हमारे करीब आकर फिर से हमारा दिल दुखाना चाहते हैं? बहुत मुश्किल से संभाला था हमने खुद को, अब हम खुद को फिर से नहीं तोड़ना चाहते। हम आपको अपने करीब नहीं आने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए मन्नत क्लोजेट में अपने कपड़े लेने के लिए चली गई। लिविंग रूम में इस वक्त कबीर कशिश को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। कशिश मुंह बनाते हुए कबीर को घूर रही थी। कबीर उसके बालों को अपनी उंगली में फंसाकर उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। कशिश ने कहा, छोड़ो ना हमें। कबीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, कितनी बार कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कबीर की बात सुनकर कशिश उसे देखने लगी। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे नीचे उतरते हुए अथर्व नजर आया। अथर्व को देखते ही कशिश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, हमें छोड़ो, हमें हमारे बेटे के पास जाना है। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, स्वीट हार्ट, डोंट यू डेयर। कल मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे था, पर आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोटी सी गलती पर बड़ी पनिशमेंट दूंगा। कबीर की बात सुनकर कशिश ने गुस्से से कहा, यू आर मॉन्स्टर। कबीर ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यस स्वीट हार्ट, आई एम मॉन्स्टर। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अथर्व नीचे आ गया। उसने कशिश और कबीर की तरफ देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने कशिश की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। कशिश ने भी प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। अथर्व ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैड। लेकिन कबीर ने जवाब नहीं दिया। वह बस कशिश के बालों के साथ खेलता रहा। कशिश ने कहा, छोड़ो हमें। कबीर ने कहा, स्वीट हार्ट, कितनी बार एक ही बात रिपीट करोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कशिश को अब इरिटेशन हो रही थी। उसका ये ठरकी पति उसके बेटे के सामने भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कशिश ने अब कबीर की गोद से उठने की कोशिश छोड़कर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अब यही रहने वाले हो? अथर्व ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मॉम, मैं अपने विला में शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं बस कल आपसे मिलने के लिए आया था। अथर्व की बात सुनते ही कशिश का चेहरा उतर गया। 19 साल की उम्र में ही अथर्व ने दूसरे मेंशन में रहना स्टार्ट कर दिया था। कबीर को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आखिर उसे उसकी वाइफ के साथ प्राइवेसी जो मिल रही थी। कशिश ने उदासी भरी आवाज में कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? कशिश का उतरा हुआ चेहरा देखकर कबीर ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें लोनली फील करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए। और वैसे भी अब वह बड़ा हो चुका है, उसे भी थोड़ा प्राइवेट स्पेस चाहिए, इसलिए उसे अकेला रहने दो। कबीर की बात सुनकर कशिश का मुंह बन गया। तभी उन्हें फिर से सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई मन्नत नजर आई। मन्नत ने इस वक्त एक वाइट कलर का क्रॉप टॉप और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। लंबे खुले बालों में वह बहुत क्यूट लग रही थी। मन्नत को देखते ही कशिश के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मन्नत बेबी। मन्नत ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। फिर उसने कबीर से कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। कबीर ने मुस्कुराकर बस उसकी तरफ देखा। तभी कशिश ने प्यार से कहा, तुम कल रात को यहीं पर रुकी थी?
कशिश का सवाल सुनकर मन्नत के चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल आ गई। उसने अथर्व को घूर कर देखते हुए कहा, आंटी। मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कशिश समझ गई थी कि कल रात को क्या हुआ होगा। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, अथर्व, क्या तुमने मन्नत को परेशान किया? अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कशिश की तरफ देखा और फिर मन्नत की तरफ देखकर टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, एंजल, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? कहते हुए अथर्व काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर कशिश ने कहा, अथर्व, मैंने तुमसे पूछा है तो मन्नत से सवाल क्यों कर रहे हो? कशिश के सवाल पर मन्नत ने जल्दी से कहा, नहीं आंटी, डेविल ने मुझे परेशान नहीं किया, मैं सो रही थी। आंटी, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मन्नत की बात सुनकर कशिश ने कहा, ऐसे कैसे? चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद तुम कॉलेज के लिए निकल जाना। मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हारी बैग यहीं बुला लेती हूँ। कशिश की बात पर मन्नत ने इस बार उसे मना नहीं किया। कुछ देर बाद चारों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। मन्नत चुपचाप अपना चेहरा नीचे झुकाकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने एक बार भी अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ नहीं देखा था। वहीं अथर्व का ध्यान एक पल के लिए भी मन्नत के चेहरे से नहीं हट रहा था। कशिश बेचारी तो किसी को अच्छे से देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कबीर तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। हमेशा की तरह उसने जबरदस्ती कशिश को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मन्नत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हें कॉलेज में छोड़ूंगा। अथर्व की बात सुनते ही मन्नत ने कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मन्नत के इतना कहते ही अथर्व ने उसे अपनी डरावनी नज़रों से देखा। अथर्व की नज़रें देखकर मन्नत ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। कबीर ने कशिश के माथे पर और उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना स्वीट हार्ट, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। कबीर की बात सुनकर कशिश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। कबीर ऑफिस के लिए निकल गया और मन्नत और अथर्व दोनों मेंशन के बाहर आ गए। मन्नत किसी छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह धीरे धीरे चल रही थी। उसे अथर्व के साथ नहीं जाना था, पर वह जानती थी कि वह चाहकर भी अपनी मर्जी नहीं चला सकती। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और झटके से उसका हाथ खींचते हुए कहा, अगर इसी तरह से तुम चलती रही तो हम अगले साल तक तुम्हारे कॉलेज जरूर पहुंच जाएंगे। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को गाड़ी के अंदर बिठाया और खुद भी पिछली सीट पर बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उनकी कार मन्नत के कॉलेज के लिए निकल गई। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या सोच रही हो तुम? मन्नत ने अथर्व के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप इस तरह से मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? जब आपके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो क्यों जानबूझकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं? कहते कहते मन्नत की आंखों में आंसू आ गए। अथर्व ने झटके से मन्नत को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाया और उसकी आंखों में आए आंसुओं पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, रोना बंद करो मन्नत, तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने पर सिर रखकर रोती रही। अथर्व ने धीमी आवाज में कहा, साथ रहने के लिए प्यार होना जरूरी नहीं होता है और दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, इसलिए इन फालतू बातों पर यकीन मत किया करो। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि दुनिया में प्यार नहीं होता है? और प्यार सबसे प्यारा होता है, इतना प्यार जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सब नहीं समझेंगे। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम समझती हो क्या? तुम किसी से प्यार करती हो मन्नत? कहते हुए अथर्व की आवाज़ सख्त हो गई। मन्नत ने अथर्व के चेहरे की तरफ देखकर अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं। कहते हुए वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर अपने निचले होंठ को काटने लगी। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में? मन्नत ने बस अपना सिर हिला दिया। तब तक उनकी कार मन्नत के कॉलेज के सामने आकर रुक चुकी थी। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर, हम कॉलेज पहुंच चुके हैं। ड्राइवर की बात सुनते ही मन्नत ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और वह बाहर निकलने ही वाली थी कि अथर्व ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करने लगा। मन्नत ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अथर्व की पकड़ मन्नत पर काफ़ी मजबूत थी। आखिर में मन्नत ने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया। अथर्व ने काफ़ी देर तक उसके होठों पर किस करने के बाद हल्के से उसके होठों को काटते हुए उसे छोड़ दिया। मन्नत गहरी गहरी सांस लेते हुए अथर्व को गुस्से से देख रही थी। अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़कों से दूर रहना, किसी को टच करने की हिम्मत भी मत करना, और अगर किसी ने तुम्हें टच करने की हिम्मत की तो उसके साथ मैं क्या करूंगा ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए किसी को भी खुद को टच मत करने देना। अथर्व की धमकी सुनकर मन्नत ने घबराते हुए अपना सिर हिलाया। अथर्व ने उसके बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, गुड गर्ल। मन्नत ने जल्दी से टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आते ही वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। गाड़ी का दरवाजा बंद हो चुका था और अथर्व की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। मन्नत अभी भी गहरी गहरी सांस लेते हुए उसकी जाती हुई गाड़ी को देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक से किसी का हाथ अपनी पीठ पर महसूस होते ही मन्नत ने घबराकर पलट कर देखा तो उसके पीछे अर्नव खड़ा था। अर्नव को देखते ही मन्नत अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम पागल हो? इस तरह से कौन डराता है? अभी तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आ जाता।
मन्नत की बात सुनकर अर्नव ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, इतनी छोटी छोटी बातों पर घबराओगी तो कैसे चलेगा। तुम दी ग्रेट आदित्य सिंघानिया की बेटी हो, तुम्हें तो नहीं डरना चाहिए। वैसे ये सब छोड़ो, चलो। वैसे साक्षी और आयुष कहाँ रह गए। अर्नव की बात पर मन्नत ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई हूँ। दोनों कॉलेज के अंदर आ गए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर आयुष और साक्षी नजर आए, जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उन दोनों को लड़ाई करते हुए देखकर मन्नत और अर्नव उनके पास आकर खड़े हो गए। साक्षी ने आयुष के बाल खींचते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग खराब मत करना मिस्टर आयुष्मान खुराना, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आयुष ने कहा, और मैंने भी कहा ना, तुम मुझे आयुष कहोगी, आयुष्मान नहीं। उन दोनों की बात सुनकर मन्नत ने कहा, क्या तुम दोनों नाम की वजह से लड़ाई कर रहे हो। साक्षी ने पलटकर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इसे कहा कि मैं अब इसे इसके असली नाम से बुलाऊंगी। आयुष्मान इतना अच्छा नाम है, पर इस बंदर को चाहिए कि मैं इसे आयुष कहूँ। मैं इसे आयुष क्यों कहूंगी, मेरी लाइफ में ऑलरेडी आयुष है, मैं हर किसी को आयुष नहीं कह सकती। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, ठीक है, तुम सब मुझे आयुष्मान ही कहो, मैं तुम सबका आयुष्मान ही हूँ। आयुष्मान की बात सुनकर साक्षी ने कहा, गुड बॉय, पहले ही मान जाते तो बेफिजूल में पिटाई नहीं होती। आयुष्मान ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, ठीक है, आज के बाद तुझसे कभी भी नहीं उलझूंगा। साक्षी ने अच्छा कहकर पलट कर देखा तो उसे सामने एक हैंडसम सा आदमी नजर आया। उसने हैरानी से कहा, ही इज सो हॉट। साक्षी की बात सुनते ही मन्नत ने पलट कर देखा तो वहां प्रोफेसर राघव खड़े थे। उन्हें देखते ही मन्नत के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगीं। एपिसोड 58, राघव की बाहों में मन्नत हार्टलेस डेविल। मन्नत को राघव को देखकर इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर साक्षी ने कहा, मन्नत। पर मन्नत तो जैसे राघव को देखकर किसी और की दुनिया में चली गई थी। अर्नव ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, सर को ऐसे मत देखो, हमारे गुरु पिता समान होते हैं। अर्नव की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें वह कहाँ से पिता नजर आते हैं। वह सिर्फ 27 साल के हैं और कितने हैंडसम हैं। पिता तुम मानो, उन्हें हम तो नहीं मानेंगे, वह तो कितने ज्यादा हैंडसम हैं। ऐसे इंसान को कोई पिता मान सकता है भला। कहते हुए मन्नत मुस्कुराने लगी। मन्नत की बात सुनकर अर्नव ने अपना सर हिला दिया। सब जानते थे कि मन्नत को राघव पर जबरदस्त वाला क्रश है। राघव मुस्कुराते हुए उन चारों की तरफ ही आ रहा था। राघव को अपनी तरफ आते हुए देखकर मन्नत की आंखें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई। वह चमकती आंखों से उसे देख रही थी। राघव ने उन सब के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, फिर से कोई नई शैतानी करने का प्लान चल रहा है क्या। राघव की बात सुनकर साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। साक्षी की बात पर राघव ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, और तुम मन्नत, तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई, आज मैथ का टेस्ट है, लास्ट टाइम तुम्हारे नंबर काफ़ी कम थे। राघव की बात सुनकर मन्नत अपने निचले होंठ को काटने लगी। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं सर, पर हम हमारा बेस्ट देंगे। मन्नत की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, क्लास में आ जाए। राघव के जाते ही मन्नत मुस्कुराते हुए कहने लगी, राघव सर कितने अच्छे हैं ना, उनके आने के बाद से मुझे मैथ पसंद आने लगी है, वरना हमारे पुराने मैथ के टीचर हर वक्त डांटते रहते थे, जैसे हम कोई बड़े क्रिमिनल हों। मन्नत की बात सुनकर अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर उसे क्लास की तरफ ले जाते हुए कहा, क्योंकि तुझे कुछ भी नहीं आता है। मैथ तेरी इतनी कमजोर है जितनी 2 साल के बच्चे की होती है। मतलब तुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं आता है। अर्नव की बात सुनकर मन्नत का मुंह बन गया। कुछ देर में वह चारों अपने अपने बेंच पर बैठे हुए थे। पहली क्लास प्रोफेसर सोनिया की थी, पर अभी तक वह क्लास में नहीं आई थी। मन्नत सबकी तरफ देखते हुए कहने लगी, प्रोफेसर सोनिया तो कभी क्लास में नहीं आई हैं। मन्नत के सवाल पर साक्षी ने कहा, पता नहीं, वह कल भी नहीं आई थी, शायद उनके साथ कुछ हुआ है। कल मैंने किसी के मुंह से सुना था कि वह अस्पताल में एडमिट हैं। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। साक्षी की बात पर मन्नत ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। तभी प्रोफेसर राघव क्लास में आए। उन्होंने अपनी हमेशा की तरह एक प्यारी सी स्माइल के साथ सबकी तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्रोफेसर सोनिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज उनकी जगह पर मैं क्लास लूँगा। सेकंड क्लास में आप सबका एक टेस्ट होगा, उसके लिए आप सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ। कहते हुए प्रोफेसर राघव मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके शांत नेचर और मुस्कुराहट की वजह से क्लास के सभी बच्चे उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। प्रोफेसर राघव कभी भी किसी स्टूडेंट पर गुस्सा नहीं करते थे, वह हमेशा शांति से और प्यार से उन्हें समझाते थे। लड़कियों का तो उन पर जबरदस्त वाला क्रश था, वह देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे। मन्नत मुस्कुराते हुए अपने हाथों पर अपना गाल रखकर उन्हें ही देख रही थी। साक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, मन्नत, लगता है कि तुम्हारे डेविल को पता नहीं है कि तुम ये सब करती हो। साक्षी के मुंह से डेविल सुनते ही मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके कानों में अथर्व की धमकी गूंजने लगी, किसी लड़के को देखने की, उसे छूने की या फिर उसे खुद को टच करने देने की हिम्मत मत करना, वरना उसकी लाश के इतने टुकड़े करूंगा जितने तुम गिन भी नहीं पाओगी। अथर्व की धमकी को याद करके मन्नत की पूरी बॉडी कांपने लगी।
वह चुपचाप बुक में अपना चेहरा घुसाकर बैठ गई। उसने एक बार भी अपना चेहरा ऊपर उठाकर दोबारा प्रोफेसर राघव की तरफ नहीं देखा। साक्षी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वह भी अपनी बुक पढ़ने लगी, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही उनकी सरप्राइज टेस्ट होने वाली थी। हालांकि उन्हें पहले ही इसके बारे में बताया गया था, पर 2 घंटे का टाइम किसी भी स्टूडेंट के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी नहीं होता। मन्नत बेचारी तो बस बुक के पन्ने पलट रही थी, समझ तो उसे कुछ भी नहीं आ रहा था। वह डाउट क्लियर करने के लिए प्रोफेसर राघव के पास जाना चाहती थी, पर अथर्व का गुस्सा याद आते ही मन्नत की हिम्मत जवाब दे देती थी। प्रोफेसर राघव भी मन्नत के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, आखिर कब तक इस तरह से नजरें चुराओगी मन्नत सिंघानिया? तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। बस कुछ और वक्त, उसके बाद तुम खुद मेरे सामने आकर अपने प्यार को कन्फेस करोगी। कहते हुए प्रोफेसर राघव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, मन्नत, यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। अपने सामने खड़े प्रोफेसर राघव को देखते ही मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। प्रोफेसर राघव इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर मन्नत उन्हें देखते ही रह जाती थी। उसे कुछ ना बोलते हुए देखकर प्रोफेसर राघव ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मन्नत, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रोफेसर राघव का चेहरा मन्नत के चेहरे के काफ़ी करीब था। उन्हें अपने इतने करीब देखकर मन्नत को अजीब सा लगने लगा। उसे अथर्व का चेहरा याद आने लगा। अथर्व के करीब उसे कभी भी इस तरह से अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। उसने जल्दी से अपना चेहरा पीछे करते हुए कहा, नहीं सर, हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए मन्नत अजीब तरीके से स्माइल करने लगी। उसे इस तरह से खुद से दूर जाते हुए देखकर प्रोफेसर राघव के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नजर आने लगे। वह चुपचाप जाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। दूसरी तरफ राठौर कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस में अथर्व हेड की चेयर पर बैठा हुआ था और बेहद डेंजरस एक्सप्रेशन के साथ मीटिंग रूम में मौजूद लोगों को देख रहा था। वहां पर मौजूद लोगों की हालत तो हद से ज़्यादा खराब थी। किसी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अथर्व ने अपने हाथ में पेपर वेट घुमाते हुए कहा, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई, जबकि यह एक कॉन्फिडेंशियल फाइल थी? कहते हुए अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी डरावनी नज़रों से वहां पर मौजूद हर एक इंसान को देखा। अथर्व की ऐसी नज़रें देखकर उन सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा उनकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, 5 सेकंड हैं आप सबके पास। जिस किसी ने भी ये किया है वह खुद सामने आ जाए, वरना उसकी मौत इतनी डरावनी होगी जितनी शायद ही किसी ने सोची होगी। कहते हुए अथर्व मुस्कुराने लगा। उसने पेपर वेट को नीचे पटकते हुए कहा, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। अथर्व के गिनती करना बंद करते ही वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। पत्थर बने चेहरों के साथ सबने देखा। मुस्कुराते हुए कहा, गलती कर दी। कहते हुए उसने पेपर वेट उठाकर बिना देखे साइड में बैठे एक आदमी के सिर पर मार दिया। अगले ही पल उस आदमी की चीख वहां पर गूंज गई। अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शौक है ना मुझे धोखा देने का, तो अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर बंसल। कहते हुए वो उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। सभी लोग गहरी गहरी सांस ले रहे थे, क्योंकि अब उन्हें घबराहट हो रही थी। मिस्टर बंसल जमीन पर गिरकर डरी हुई नज़रों से अथर्व की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए मिस्टर बंसल हाथों की मदद से पीछे की तरफ सरकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अथर्व आसानी से उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उनकी तरफ आ रहा था। अथर्व ने मिस्टर बंसल के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जानते हो ना कि यहाँ पर गलती की सिर्फ सजा मिलती है, माफ़ी नहीं। फिर भी तुमने गलती की, लगता है जीने की इच्छा खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अपने डैडी की तरह हूँ। जिन्हें जीना नहीं होता मैं उन्हें भगवान के पास पहुँचाकर उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आखिर अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना, उनकी इच्छा का मान करना हमारी जिम्मेदारी है। अथर्व की बात सुनकर मिस्टर बंसल जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मिस्टर बंसल की बात सुनकर अथर्व जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे परिवार वालों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अथर्व की बात सुनकर मिस्टर बंसल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब वह समझ गए थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। आज उनकी मौत अथर्व के हाथों होना तय है। उन्होंने घबराते हुए कहा, प्लीज़ मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं इस बार धोखा नहीं दूंगा। अथर्व ने कहा, जो एक बार धोखा दे सकता है वह बार बार धोखा दे सकता है। कहते हुए उसने मिस्टर बंसल के बालों को पकड़कर उनका सिर जोर से दीवार पर दे मारा। अथर्व के उनके सिर को दीवार पर मारते ही उनके सिर से खून की धारा बहने लगी। वहां पर मौजूद हर एक इंसान डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने मुंह से थोड़ी सी भी आवाज़ निकाल सके। अथर्व ने पीछे पलटकर अपने असिस्टेंट अमन की तरफ देखा। अमन जल्दी से अथर्व के पास आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा खंजर अथर्व को दे दिया। अथर्व ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्यारा खंजर। कहते हुए अथर्व खंजर को देखने लगा।
वहीं मिस्टर बंसल अपने सिर पर हाथ रखकर घबराई हुई नजरों से अथर्व को देख रहे थे। उनके हाथ में खंजर देखकर उन्होंने घबराते हुए कहा, नहीं प्लीज छोड़ दो। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनकी आवाज बंद हो गई। उनकी जीभ कटकर जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। उनकी हालत देखकर सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिस्टर बंसल को इस वक्त हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वह चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों से आंसू और मुंह से खून निकल रहा था। उनकी हालत देखकर किसी को भी तरस आ सकता था, पर अथर्व को नहीं। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वो क्या है ना, मुझे शोर से सख्त नफरत है। कहते हुए अथर्व ने झटके से खंजर मिस्टर बंसल के सीने पर मार दिया। वह लगातार उनके सीने पर वार करता रहा जब तक उनकी आंखें बंद नहीं हो गईं। अथर्व के पूरे चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे। इस वक्त वह काफी भयानक लग रहा था। उसने पलटकर मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, अगली बार से अगर किसी ने भी धोखा देने की हिम्मत की तो उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब होगी। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से मीटिंग रूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मीटिंग रूम में मौजूद सभी क्लाइंट्स और लोगों ने चैन की सांस ली। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब तक यमराज खुद उनके सामने खड़ा हो। दूसरी तरफ लंच ब्रेक में मन्नत चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले ही उनका टेस्ट कंप्लीट हुआ था। मन्नत का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। उसने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी हम अभी वॉशरूम जा रहे हैं। साक्षी जो कि मजे से समोसा खा रही थी ने कहा, रुको मैं भी आती हूँ। मन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम पहले इसे खा लो, हम वापस आ जाएंगे जल्दी। मन्नत की बात सुनकर साक्षी ने कहा, ध्यान से जाना। मन्नत ने अपना सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसके दिमाग में लगातार अथर्व की बातें घूम रही थीं। उसने खुद से कहा, वह हम पर इस तरह से ऑर्डर नहीं चला सकते, हम उनसे नहीं डरेंगे। मन्नत खुद से बातें करते हुए जा रही थी, तभी अचानक से उसका सिर किसी मजबूत सीने से टकरा गया। वह नीचे गिरती इससे पहले ही मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। एक अट्रैक्टिव आवाज ने कहा, तुम ठीक हो ना मन्नत। मन्नत के कानों में हमेशा की तरह यह आवाज पड़ी। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो प्रोफेसर राघव अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उसे ही देख रहे थे। प्रोफेसर राघव की स्माइल देखकर मन्नत एक पल के लिए उनके चेहरे को ही देखती रही, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह उनकी बाहों में है। उसने घबराते हुए कहा, सर हमें छोड़िए। एपिसोड 59 अथर्व्स गर्लफ्रेंड जेलेसी। मन्नत की बात पर राघव ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहा, ध्यान से चला करो, नीचे गिर जाओगी। राघव की बात पर मन्नत ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू सो मच राघव सर, आपने मुझे बचा लिया, मैं चलती हूँ। कहते हुए मन्नत वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी राघव ने अचानक से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मन्नत। राघव के अचानक से हाथ पकड़ने की वजह से मन्नत को अजीब सा लगने लगा। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन आ गए। उसने राघव के हाथ से जल्दी से अपने हाथ को खींचते हुए कहा, जी सर। बोलिए। मन्नत के इस रिएक्शन को देखकर राघव ने कहा, सॉरी, अगर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना बुरा लगा हो तो। मन्नत ने एक अकावट स्माइल के साथ कहा, नहीं सर, बोलिए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली मन्नत, कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट को मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए मैं चाहता था कि वह प्रोजेक्ट तुम मेरे साथ मिलकर करो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। राघव की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, कब से स्टार्ट करना है। मन्नत की बात सुनकर राघव ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, जब से तुम फ्री रहो हम तब से स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे काम है, मैं चलता हूँ, बाय, अपना ध्यान रखना। कहते हुए राघव वहां से चला गया। मन्नत ने एक नज़र मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और खुद से कहा, राघव सर की स्माइल कितनी प्यारी है ना, कभी गुस्सा भी नहीं करते और डेविल हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, हमेशा गुस्सा उनकी नाक पर बस रहता है, खड़ूस कहीं के। कहते हुए मन्नत मुंह बनाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। शाम का वक्त था, उनके सभी लेक्चरर्स खत्म हो चुके थे, इसलिए इस वक्त मन्नत और उसके दोस्तों की टोली ग्राउंड में बैठी हुई थी। अर्नव ने चिप्स का पॉकेट खोलकर चिप्स खाते हुए कहा, अरे यार, हुआ क्या है, बताओ तो, तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम तीनों मौन व्रत धारण करके बैठे हो। मिस्टर आयुष्मान खुराना, आप तो कुछ बोलिए। अर्नव की बात पर आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम चारों कहीं घूमने चलते हैं, सिर्फ मस्ती करेंगे। आयुष की बात सुनकर अर्नव उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, मतलब अब हमारे कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं और तुम्हें घूमने के लिए जाना है, हम अभी तो मनाली से घूम कर आए हैं। अर्नव की बात पर आयुष्मान ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे पर हम मनाली गए थे, हमारे मुंबई, हमारे महाराष्ट्र में इतनी सारी जगह हैं और वह तो मानसून के मौसम में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, तो हमें इन जगहों पर घूमने के लिए जाना चाहिए। और वैसे भी यार, लाइफ में घूमे नहीं तो क्या किया, जिंदगी आज है कल नहीं, इसलिए जितना हो सके घूमो फिरो एंजॉय करो, कल को क्यों रिग्रेट करना है कि हमने हमारी प्रेशियस जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आयुष्मान का ज्ञान सुनकर अर्नव ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आयुष्मान बाबा, हम आपकी बात समझ गए, अब कृपया करके अपना भाषण देना बंद कीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर मन्नत और साक्षी हंस रही थी।
मन्नत ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, ओके, मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। कहते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी घर ही जा रही हूँ, मुझे कौन सा यहाँ पर अपना घर बसाना है, चलो। कहते हुए वह भी उठकर खड़ी हो गई। आयुष्मान और अर्नव ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हम दोनों यहाँ पर घर बसाने वाले हैं? साक्षी ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बसा भी सकते हो। वैसे भी मेंटल लोग कब क्या करते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता, तो हम क्या बता सकते हैं। कहते हुए साक्षी ने आंख मारकर आयुष्मान और अर्नव की तरफ देखा और मन्नत का हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया की तरफ आ गई। पार्किंग एरिया में मन्नत को उसकी गाड़ी नजर आई। मन्नत ने साक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बाय, कल मिलते हैं। कहते हुए मन्नत जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। साक्षी भी अपनी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रही थी, तभी उसे पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। साक्षी ने कंफ्यूज होकर पलट कर देखा तो पीछे खड़ी गाड़ी को देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने खुद से कहा, नहीं, हम इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेंगे। कहते हुए वह वापस अपनी गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। पीछे से हॉर्न तेज हो गई, पर साक्षी अभी भी नहीं पलटी। साक्षी अब अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने ही वाली थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर साक्षी ने देखा तो मोबाइल पर आयुष नाम फ्लैश हो रहा था। साक्षी ने खुद से कहा, अगर उठाया नहीं तो ये खरगोश इंसान पता नहीं गुस्से में क्या करेगा। सोचते हुए उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आयुष ने बेहद शांति से कहा, चुपचाप गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाओ, वरना आगे जो कुछ भी होगा इसमें तुम्हारी गलती होगी, मेरी नहीं। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। साक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस कहीं के, ऐसे कौन धमकी देता है? प्यार से भी तो आकर मना सकते थे, पर नहीं, इन महाराज को तो हमेशा हमें धमकी देनी होती है। हम तो बाद में आपको बताएंगे मिस्टर आयुष अग्रवाल। कहते हुए साक्षी पैर पटकते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाने की जगह पर आयुष की गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने गाड़ी के पास आकर दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दरवाजा अपने आप खुल गया और एक मजबूत हाथ ने साक्षी को कमर से पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लिया। अगले ही पल साक्षी आयुष की गोद में थी। आयुष मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और साक्षी घूर घूर कर देख रही थी। आयुष ने साक्षी के गाल पर किस करते हुए कहा, आई नो जान कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुम इस तरह से मुझे देखकर मुझे नज़र नहीं लगा सकती। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, मिस्टर आयुष अग्रवाल, आप ज़्यादा ही खुद की तारीफ नहीं करने लगे हैं। माना कि आप हैंडसम हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया में आपसे ज़्यादा हैंडसम लड़के हैं ही नहीं। अगर मैं चाहूँ तो आज मेरे पीछे 10 से 12 हैंडसम लड़के घूम सकते हैं। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने कहा, अच्छा, और अगर मैं चाहूँ तो पूरी मुंबई की लड़कियाँ मेरे पीछे घूम सकती हैं। आयुष की बात सुनते ही साक्षी ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा, तो आपको पूरी मुंबई की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना है? साक्षी की बात सुनकर आयुष ने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, मैंने कब कहा? मैंने तो बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है कि अगर तुम्हारे पीछे लड़के घूम सकते हैं तो लड़कियां मेरे पीछे भी घूम सकती हैं। पर मुझे उन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरी जंगली बिल्ली से मतलब है, मेरी क्यूट सी साक्षी से मतलब है। कहते हुए आयुष ने साक्षी के गाल पर किस किया। साक्षी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आई। उसने आयुष की तरफ देखकर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, मैं गुस्सा हूँ, इतने दिन हो गए पर आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। क्या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे लिए, या फिर आपके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, बस टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ? साक्षी के इतना कहते ही आयुष के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आयुष के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देखकर साक्षी ने खुद से कहा, साक्षी बेटा, अब तो तू गई। आयुष ने झटके से साक्षी के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करके दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? टाइम पास? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? बोलो। कहते हुए आयुष की पकड़ साक्षी के बालों पर मजबूत होती जा रही थी। साक्षी ने दर्द से कराहते हुए कहा, आयुष, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो, मैंने मजाक में कहा था। आयुष ने उसके बालों पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, मजाक में भी यह सब कहने की हिम्मत मत करना। तुम मेरे लिए क्या हो और क्या नहीं, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। पिछले 6 सालों से तुमसे दूर रहने के बाद भी एक ऐसा पल नहीं था जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। आयुष की बात सुनकर साक्षी ने आयुष की तरफ देखा। आयुष की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। उसने आगे बढ़कर आयुष के होठों पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत करो ना, तुम तो बिल्कुल उस खड़ूस की तरह बनते जा रहे हो। मुझे तुम्हें उसके साथ जाने नहीं देना चाहिए था, उसके गुण तुम्हारे अंदर आ गए। मुझे उसके जैसा खड़ूस, एक्स्ट्रा पजेसिव, मेंटल बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। साक्षी की बात सुनकर आयुष ने उसे छोटी आंखों से देखते हुए कहा, तुम मेरे इकलौते फ्रेंड के बारे में ये सब नहीं कह सकती। वह जैसा भी है वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, समझ आया तुम्हें? आयुष की बात सुनकर साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, समझ गई मैं। कहते हुए साक्षी ने आयुष को मजबूती से गले लगा लिया। आयुष ने उसके कान पर किस करते हुए कहा, चलो कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। आयुष की बातें सुनते ही साक्षी के पेट में गुदगुदी होने लगी। वह अपने निचले होंठ को काटने लगी। दूसरी तरफ मन्नत की गाड़ी सिंघानिया मैंशन की तरफ जा रही थी। मन्नत बस खिड़की से बाहर देख रही थी।
उसके सामने बार बार अथर्व का चेहरा आ रहा था जिसे वह भूलना चाहती थी, पर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। अभी उसकी कार रास्ते में ही थी कि अचानक ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक मारा। अचानक ब्रेक लगने की वजह से मन्नत सामने की तरफ झुक गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ? आपने अचानक इस तरह से कार क्यों रोकी? क्या कोई प्रॉब्लम है? मन्नत के सवाल पर ड्राइवर कुछ कहता इससे पहले ही मन्नत की कार का दरवाजा खुला। मन्नत ने हैरानी से बाहर की तरफ देखा तो बाहर खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। मन्नत कुछ कहती इससे पहले ही वह गाड़ी से बाहर उस इंसान की बाहों में थी। मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप हमारा किडनैप करने वाले हो? मन्नत के सवाल को सुनकर अथर्व, जिसकी बाहों में इस वक्त मन्नत थी, उसने मन्नत की तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या लगता है एंजल, क्या मैं तुम्हारा किडनैप कर रहा हूँ? और अगर मैं तुम्हारा किडनैप कर भी रहा हूँ तो क्या कोई मुझे रोक सकता है? कहते हुए अथर्व मन्नत को अपनी गोद में लेकर अपनी कार की तरफ जा रहा था। मन्नत ने उसकी गोद में छटपटाते हुए कहा, छोड़ो हमें, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप बहुत खड़ूस हो, बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे। हमें वापस अपने घर जाने दो, छोड़ो हमें। मन्नत को इस तरह से अपनी गोद में छटपटाते हुए देखकर अथर्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके दांत पीसते हुए कहा, मन्नत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अथर्व की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मन्नत को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बॉडी में खून उल्टा बह रहा हो। उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर जल्दी जल्दी अपना सर हिलाकर अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने धीरे से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड गर्ल। कहते हुए अथर्व मन्नत को लेकर अपनी कार में आकर बैठ गया। तभी पैसेंजर सीट पर बैठी एक लड़की ने पलटकर अथर्व की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अथर्व डार्लिंग, ये क्यूटी पाई कौन है? उस लड़की के मुंह से अथर्व डार्लिंग सुनकर मन्नत, जो कि अथर्व की गोद में छटपटा रही थी, अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने घूरकर सामने बैठी लड़की की तरफ देखा, जिसने इस वक्त एक बेहद शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अथर्व की कार में किसी लड़की को देखकर मन्नत को इस वक्त से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने पलटकर अथर्व की तरफ देखकर गुस्से से कहा, ये कौन है? और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अलावा किसी और को अपनी कार में बैठने देने की? समझते क्या हैं आप खुद को? कहते हुए मन्नत की आवाज़ तेज हो गई। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरकर देखा। तभी पिछली सीट पर बैठी लड़की ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, हेलो क्यूटी पाई, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की कार में बैठी हुई हूँ। कहते हुए वह लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मन्नत को देखने लगी। वह देखने में काफ़ी इनोसेंट और काफ़ी क्यूट लग रही थी। वहीं उसकी बात सुनते ही मन्नत की पकड़ ढीली हो गई। उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। उसने धीरे से कहा, क्या कहा तुमने? उस लड़की ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मन्नत को देखते हुए कहा, अरे मैं अथर्व को डार्लिंग कह रही थी। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम कौन हो? क्या तुम इसकी बहन हो? उस लड़की की बात सुनते ही अथर्व की आंखें ठंडी हो गईं। मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा, चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें उसकी बहन कहने की? एपिसोड 60 मन्नत का रोना अर्थवा का प्यार, योजक चिन्ह। मन्नत के मुंह से खुद के लिए चुड़ैल सुनकर उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, अथर्व डार्लिंग, तुम इसे कुछ कहकर क्यों नहीं रहे हो? ये तुम्हारी प्यारी इकलौती गर्लफ्रेंड को चुड़ैल कह रही है, वह भी तुम्हारे सामने। उस लड़की के मुंह से दोबारा अथर्व के लिए डार्लिंग सुनकर मन्नत ने अथर्व की गोद से कूदकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डेविल को डार्लिंग कहने की? क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना? कहते हुए मन्नत की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो गई। मन्नत हमेशा से अथर्व के लिए पजेसिव थी। वह कभी भी अथर्व के करीब किसी को नहीं आने देती थी। पर जब से अथर्व उसे छोड़कर गया था, उसके दिल में अथर्व के लिए गुस्सा था कि उसने क्यों उसे छोड़ दिया। इनफैक्ट ये कि उसे छोड़कर जाने के बाद एक बार भी अथर्व ने उससे कॉल पर बात नहीं की। जब भी मन्नत अथर्व को कॉल करती, अथर्व कॉल काट देता, जिस वजह से मन्नत का छोटा सा दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। मन्नत के बाल पकड़ने की वजह से वह लड़की दर्द से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अथर्व डार्लिंग, हेल्प मी प्लीज़। उसकी आवाज़ सुनकर भी अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बस कठोर नज़रों के साथ मन्नत को देखने लगा, जो कि उसके बालों को बेदर्दी से खींच रही थी। कुछ देर बाद अथर्व ने मन्नत को कमर से पकड़कर अपनी गोद में वापस खींचते हुए बेहद डोमिनेटिंग आवाज़ में कहा, स्टॉप इट मन्नत, आर यू मैड? कैसी हरकतें कर रही हो तुम गवारों की तरह? अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने पलटकर उसकी तरफ गुस्से से कहा, आपने वहाँ पर जाकर गर्लफ्रेंड बना ली। आप इसलिए हमें छोड़कर गए थे ना, ताकि आप किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे। हमारे पास आना मत, हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। नफरत करते हैं हम आपसे, नफरत। कहते हुए मन्नत अथर्व के सीने पर मारने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अथर्व ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ के पीछे लगा दिए और कहा, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम मुझे हेट करती हो तो करो, आई डोंट केयर। मोहब्बत कम हो जाती है पर नफरत नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझसे नफरत करो। अथर्व की बात सुनकर मन्नत आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में शिकायत थी कि वह किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता है, किसी और लड़की को अपनी लाइफ में कैसे आने दे सकता है। मन्नत की आंखों में शिकायत और उसके आंसू देखकर अथर्व ने दांत पीसते हुए पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, नताशा, अभी के अभी बाहर निकल जाओ।
वरना मैं तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। अथर्व की धमकी सुनकर सामने बैठी लड़की का चेहरा घबराहट की वजह से पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, अथर्व भाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो बस मजाक कर रही थी। उस लड़की के मुंह से भाई सुनते ही मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मन्नत ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो उस लड़की ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी क्यूट भाभी, मैं आपकी सौतन नहीं हूँ, मैं तो आपकी प्यारी सी नंद हूँ, नताशा अग्रवाल, आयुष भाई की इकलौती प्यारी सी बहन। नताशा की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था और उसके आंसू भी रुक गए थे। अथर्व ने मन्नत के चेहरे की तरफ देखकर उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, डोंट वरी एंजल, मेरी लाइफ में आने वाली इकलौती लड़की तुम हो और तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा अगर हमारी लाइफ में कोई आएगी तो वह हमारी बेटी होगी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। हमारी बेटी, यह शब्द कितना अजीब था ना, मतलब अथर्व और मन्नत की बेटी। यही सब सोचकर मन्नत की सांसें तेज हो गईं। उसने अथर्व की तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। नताशा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं जा रही हूँ, बाय। कहते हुए नताशा दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। उसके बाहर जाते ही अथर्व ने ड्राइविंग सीट और पिछली सीट के बीच का पार्टीशन ऑन कर दिया। अब ड्राइवर उन्हें किसी भी हालत में नहीं देख सकता था। मन्नत कंफ्यूज होकर अथर्व की गोद में बैठी हुई थी। अथर्व ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें किसी और की वजह से रोने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू उसकी बात सुनकर आए हैं, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी ना एंजल। बोलो, क्या पनिशमेंट दूं? कहते हुए अथर्व के होंठ धीरे धीरे मन्नत के गाल से होते हुए उसकी गर्दन तक आने लगे। मन्नत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जब आप हमसे प्यार नहीं करते तो हमसे दूर क्यों नहीं हो जाते? क्यों झूठी उम्मीदें देकर हमें तोड़ना चाहते हैं? एक बार पहले ही टूटकर खुद को संभाल चुके हैं, दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं है। प्लीज ये सब मत कीजिए। मन्नत गहरी गहरी सांस लेते हुए यह बातें कह रही थी। वहीं अथर्व पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मन्नत की गर्दन पर जोर से बातें करते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम बहुत सॉफ्ट हो, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह। आई वॉन्ट टू इट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पूरी तरह। अथर्व की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने घबराकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, हम कोई खाने की चीज़ नहीं है, छोड़ो हमें, दर्द हो रहा है। आपने कितनी मजबूती से हमें पकड़ के रखा है, जैसे कि हम यहाँ से भागने वाले हैं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम हर वक्त हर पल मुझसे दूर भागने की ही तो कोशिश करती रहती हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी मजबूती से पकड़ के रखा है, और अब जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही पकड़ के रखूंगा। इसलिए इस मजबूत पकड़ की आदत लगा लो एंजल। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, हमें भूख लगी है। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, हम कुछ ही देर में हमारे मेंशन पहुंचने वाले हैं, तुम वहीं पर कुछ खा लेना। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने हैरानी से कहा, हमारे मेंशन? क्या हम राठौर मेंशन नहीं जा रहे हैं? मन्नत को लग रहा था जैसे बचपन में अथर्व उसे अपने साथ राठौर मेंशन लेकर चला जाता था, वैसे ही इस वक्त भी वह उसे लेकर राठौर मेंशन ही जा रहा होगा। मन्नत के सवाल पर अथर्व ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। मन्नत के बालों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू अथर्व को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। मन्नत ने अथर्व के चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की, पर उसका चेहरा तो उसके बालों में छुपा हुआ था। उसने खुद से कहा, ये खड़ूस इंसान अचानक से ऐसे स्वीट कैसे बन जाते हैं? इन्हें समझना तो औरतों को समझने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मन्नत बेटा, सुधर जा। कहते हुए मन्नत ने भी अथर्व पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। इस वक्त उसे भी सुकून मिल रहा था। इस मजबूत पकड़ को उसने कितने साल तक मिस किया था। कितनी रातों को अथर्व को याद करके रोया करती थी। वह उससे बात करना चाहती थी, पर अथर्व उसका कॉल नहीं उठाता था। मन्नत अथर्व के उसे छोड़कर जाने से ज़्यादा नाराज इस बात से थी कि अथर्व वहां जाने के बाद उसे पूरी तरह से भूल गया था। उसने एक बार भी मन्नत से बात नहीं की थी। यही सब सोचते सोचते अथर्व और मन्नत की कार एक बड़े से आलीशान मेंशन के सामने आकर रुकी। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो मेंशन को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आसपास गार्डन और गार्डन में सफ़ेद और रेड रोजेस के पौधे लगे हुए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों गार्डन में दो बड़े बड़े फाउंटेन थे। मन्नत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अथर्व की तरफ देखा, जो कि उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मन्नत ने अपनी बेहद खुशी भरी आवाज में कहा, क्या ये हमारा सुकून है? अथर्व के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे आज भी याद था मन्नत कैसे बचपन में कहती थी कि जब वह दोनों बड़े हो जाएंगे तो वह एक खूबसूरत से मेंशन में रहेंगे जिसका नाम होगा सुकून। अथर्व ने कार का दरवाजा खोला और मन्नत को लेकर बाहर आ गया। यह मेंशन बाहर से बेहद आलीशान नजर आ रहा था। मेंशन के ऊपर बड़े से लेटर में लिखा हुआ था सुकून। मन्नत की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने पलटकर अथर्व की तरफ देखकर उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, डेविल, आपको याद था? मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं भूल जाऊं। मुझे तुम्हारी हर एक बात याद है मन्नत, हर एक बात। मैं खुद को भूल सकता हूं पर तुम्हें नहीं।
अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह आज बहुत ज्यादा खुश थी। सालों बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसका डेविल वापस मिल गया हो। अथर्व मन्नत को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। अंदर 2 से 4 सर्वेंट मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने अथर्व और मन्नत को अंदर आते हुए देखा, सब अपना चेहरा झुकाकर खड़े हो गए। मन्नत लिविंग रूम को देखकर जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई। सब कुछ बिल्कुल परियों की दुनिया की तरह था। सारी चीजें वैसी थीं जैसे बचपन में मन्नत ने अथर्व से कही थीं। मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस करे। वही अथर्व बस अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर मन्नत को इस तरह से बच्चों की तरह उछलते कूदते खुश होते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, वह बिल्कुल इमोशनलेस लग रहा था। पर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि मन्नत को इस तरह से खुश देखकर वह भी खुश है। मन्नत ने अथर्व के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर चलते हुए कहा, डेविल, हमारा रूम कहाँ है, चलो ना। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा और झट से उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लिया। अथर्व के इस तरह से उठाने से अब मन्नत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अब इसकी दोबारा आदत हो चुकी थी। बचपन में भी अथर्व उसे कभी कभी उसके पैरों से चलने देता था। वह हर वक्त उसे अपनी गोद में लेकर घूमता रहता था और मन्नत भी उसकी ट्रीटमेंट को बहुत एंजॉय करती थी। अथर्व मन्नत को लेकर कॉरिडोर के कोने में बनी लिफ्ट के पास आ गया। उसने लिफ्ट के अंदर जाकर 3rd फ्लोर की बटन प्रेस कर दी। मन्नत अपनी चमकती आंखों से अथर्व की तरफ देख रही थी। अथर्व ने टेढ़ी नज़रों से पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों घूर रही हो। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम आपको घूरेंगे क्योंकि आप हमारे हैं। मन्नत के मुंह से इतने सालों बाद ये सुनकर कि आप हमारे हैं, अथर्व के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह पर मन्नत को मजबूती से गोद में लेकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर रुकी। अथर्व ने लिफ्ट का दरवाजा खोला और कॉरिडोर में आ गया। कॉरिडोर काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मन्नत बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कॉरिडोर को ही देख रही थी। अथर्व मन्नत को लेकर एक रूम के सामने आकर खड़ा हो गया। अथर्व के खड़े होते ही उसका चेहरा स्कैन होने लगा और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। मन्नत मुंह खोलकर सब कुछ हैरानी से देख रही थी। अथर्व मन्नत को लेकर रूम के अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने मन्नत को नीचे उतार दिया। मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे रूम को देखने लगी, जहां पर उसकी और अथर्व की बचपन से लेकर बड़े होने तक की कई सारी तस्वीरें लगी हुई थीं। उन सभी को देखकर मन्नत की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। उसने पलटकर अथर्व की तरफ देखा और उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप हमें छोड़कर क्यों गए थे। आपको पता भी है कि आपके बिना हम कैसे मुश्किल से जी रहे थे। हमने आपको कितना याद किया। आप हमें छोड़कर क्यों गए थे डेविल, क्यों। कहते हुए मन्नत की पकड़ अथर्व पर मजबूत हो गई। अथर्व ने मन्नत को कमर से पकड़कर खुद से सटाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें आज़ादी देना चाहता था। मेरे जाने के बाद 6 साल तक तुमने आज़ादी की जिंदगी जी है। तुम्हें जो करना था तुमने किया है, पर अब नहीं, अब तुम्हारी आज़ादी खत्म हो चुकी है। मन्नत, अब तुम हमेशा, हर वक्त, हर पल मेरे पास रहोगी। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे साथ बिताने के लिए तुम्हारी जिंदगी के 18 साल दिए थे, और अब तुम 18 साल की हो चुकी हो। अब तुम्हारी आने वाली जिंदगी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे अथर्व की बातों का मतलब समझ नहीं आया था, पर अथर्व के चेहरे की वह मुस्कुराहट देखकर मन्नत जैसे उसकी मुस्कुराहट में खो गई थी। हालांकि उसकी मुस्कुराहट प्यारी नहीं थी, पर बेहद अट्रैक्टिव थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।